नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि ली मैनहो अपने यांकलेट्स पर हमला करने पहुंच गया था। अब आगे जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। लॉकर रूम में बैग ना पाकर ली मैनहो जिस पर टूट पड़ा था उसे ही मारते मारते वो अपने घर तक ले आया और यही सस्पिशियस चीज हांजुन ने सीसीटीवी के जरिए स्क्रीन पर देखा था। उसने उस आदमी के चेहरे पर फोकस किया और उस फोटो से मिलाने लगा जो उसने उस दिन क्लिक किया था। दूसरी तरफ इतनी देर में ली मैनहो ने उस आदमी को अपने घर घुसाकर दम भर मारा और अपना एंकलेट खोलने को कहा। इधर ये दोनों कंफर्म हो चुके थे कि वो आदमी वही है। तभी स्क्रीन पर उन्हें कुछ हरकत दिखती है जहां ली मैनहो अब अपने घर के बाहर आ चुका था। उसने एक पत्थर उठाया और सीसीटीवी तोड़कर निकल पड़ा। इधर ये दोनों भी भागे। जब दोनों वहां पहुंचे तो हांजुन ने सोले को ब्योल को चेक करने के लिए भेज दिया और खुद ली मैनहो के घर घुस गया, जहाँ उसे वही आदमी घर के बाथरूम में अधमरी हालत में पड़ा मिला। एंड गेस व्हाट? इस वक्त ली मैनहो का एंकलेट उसके पैर में बंधा है। दूसरी तरफ इतनी देर में ली मैनहो प्रोफेसर सीओ को कुर्सी से बांध चुका था और अब सिरिंज में ड्रग भर रहा था। ये इन्हें ओवर ड्रग देकर मारने के फिराक में है। प्रोफेसर यांग की नजर उसके पैर पर पड़ती है जिसमें एंकलेट नहीं था। ये देखकर प्रोफेसर यांग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि इसी तरह एंकलेट का हेरा फेरी करके उस दिन ली मैनहो प्रोफेसर सीओ के पास पहुंचा होगा। जी हाँ, प्रोफेसर सीओ का असली किलर ली मैनहो ही है। प्रोफेसर यांग उसे पूछते हैं कि प्रोफेसर सीओ ने उसके लिए उतना कुछ किया, नशे की हालत में कुछ ना याद रहना प्रूफ करके उसकी सजा कम करवाई और जेल से निकलने के बाद उसे नौकरी भी दी। फिर उसने प्रोफेसर सीओ के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर ली मैनहो बताता है कि ये सब उसने अपने बेटे के लिए किया, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वो उनका स्लीव ऊपर करता है और इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि तभी मॉनिटर रूम से कॉल आ जाता है जो उससे सवाल करने लगे। ली मैनहो कहता है, और कहाँ रहूंगा, घर पर हूँ। तभी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर यांग जोर से चिल्लाए, वो घर पर नहीं है, और उसे जोर से मारा, जिस चक्कर में वो भी गिर गए। प्रोफेसर यांग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो ली मैनहो को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। अंत में ली मैनहो उन्हें इंजेक्शन लगाने लगा और धीरे धीरे ड्रग प्रोफेसर यांग के शरीर में जाने लगी। तभी फॉर्चुनेटली हांजुन वहाँ पहुँच गया जिसके पीछे पीछे पुलिस भी आ गई एंड फाइनली सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। थैंक गॉड। दूसरी तरफ अपने दोनों प्रोसिक्यूटर्स जूरी डिसीजन का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। जी हाँ, सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि सभी लोग जूरी डिसीजन का ही इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली जूरी ट्रायल में सारा चीज एक ही दिन में होता है, जूरी सिलेक्शन, ट्रायल, जूरी डिस्कशन और फिर जूरी डिसीजन। इसलिए तो सुबह से शाम हो जाती है। एंड लुक्स लाइक कि प्रोसिक्यूटर जिन फैसला योंगचन के हक में करवाने के लिए जूरर्स को घूस देने के फिराक में है। इसीलिए प्रोसिक्यूटर बे उन्हें वार्न करती है कि हमेशा की तरह अपने डर्टी गेम्स ना खेले, क्योंकि वो फेयर एंड स्क्वायर खेलना चाहती है, यानी कि खुददारी और ईमानदारी से। तीसरी तरफ सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं पर सोले की माँ खर्राटे मार रही होती है। कॉज अल्टरनेट जूरर तो जूरी डिस्कशन में भाग ले सकता है नहीं, बट जब तक डिस्कशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक यहाँ से जा भी नहीं सकता। इस पर कानूनी आदमी उन पर बिगड़ जाता है ये बोलते हुए कि वो सबको डिस्टर्ब कर रही हैं। माँ बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें डिस्कशन क्या करना है। ऑब्वियसली ये एक सेल्फ डिफेंस है, याद नहीं मेरा मतलब कोर्ट में उस लड़की ने क्या कहा था। ट्रायल के वक्त पूरी कार्यवाही हो जाने के बाद अंत में सोले ने एक सवाल किया था, क्योंकि ऐसा कानून है कि केस की फेयरनेस के लिए कोई भी सवाल कर सकता है। तो सोले ने पूछा था कि प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अगर सही से फैसला नहीं लिया गया तो सेल्फ डिफेंस एक जरिया बन सकता है एक क्रिमिनल को उसकी सजा से बचाने का। पर अगर कोई इंसाफ के खिलाफ लड़ रहा है तो क्या वो भी क्रिमिनल हो गया? मान लीजिए कोई एक बूढ़े लाचार बुजुर्ग को मार रहा है और उन्हें बचाने के लिए किसी ने उस मारने वाले आदमी पर हाथ उठाया, तो क्या वो दोनों क्रिमिनल हो गए?
अगर ऐसा है तो क्या आगे से कोई भी कभी भी किसी को बचाने की कोशिश करेगा? बस ये सियोल यहाँ पर एक डिफेंडेंट के तौर पर बैठी हुई है क्योंकि उसने उस वीडियो को फैलाने से रोकने की कोशिश की, पर वो तो अपने खिलाफ हो रहे क्राइम से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी ना। अगर ये सियोल ने जो किया वो क्राइम है तो क्या हमें दूसरों को हमारे राइट्स ऐसे ही वायलेट करने देना चाहिए? उसका सवाल सुनकर प्रोफेसर यांग भी बहुत हैरान हो गए थे कि ये नादान लड़की इतना दिमागदार क्वेश्चन भी कर सकती है। सोले का क्वेश्चन याद दिलाते हुए माँ बहुत गर्व से बोलती है, हाँ वो कितनी स्मार्ट लड़की थी, पता नहीं उसके पेरेंट्स कौन होंगे, और फिर से सो जाती है। चौथी तरफ जीहू अभी भी प्रोसिक्यूटर जिन की ही बातें सोच रहा होता है। मुझे दोषी बनाकर तुम अपने पापा का नाम क्लियर करना चाहते हो? बच्चे, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे पंगा लेना बंद करो, तुम हिंट क्यों नहीं समझते? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सियोल के ट्रायल में क्यों हूँ? जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है बच्चे। खैर क्या ही कहें, जब तुम्हारा बाप भी पूरा सच जाने बगैर ही मर गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो नेट पर अपने पापा के टॉय कंपनी के बारे में सर्च करने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह सोल्बी को कॉल करता है पर वो फोन रिसीव नहीं करती क्योंकि इस वक्त वो भी अपने ही ख्याल में डूबी है। जब हांजू ने बताया था कि पेपर्स लिखने में उसने अपने अंकल की मदद की है तो सोल्बी ने उसे पूछा था कि हांजू ने फिर उससे ऐसा क्यों कहा था कि उसे विश्वास है कि सोल्बी वो पेपर लिख सकती है। तुमने मिडिल स्कूल में एक पेपर लिखा था ना, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे विश्वास है। तुम इतनी काबिल हो कि मिडिल स्कूल में वैसा पेपर लिख सकती हो। मेरे अंकल ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हांजू ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि तुम इतनी काबिल हो कि वो लिख सकती हो, लेकिन जब तुम वो खुद लिख सकती हो तो फिर मेरे अंकल के पेपर्स को कॉपी क्यों करोगी? मुझे रीजनेबल डाउट्स होने लगे। फिर मैंने सोचा, क्या तुमने अपनी माँ की वजह से किया होगा? इस पर सोल्बी ने कहा कि तुम उनकी बात क्यों ला रहे हो? हांजू ने कहा, क्योंकि सेमेस्टर की शुरुआत में उन्होंने मुझे तुम्हें सिविल कोड पढ़ाने का पूछा था। वो तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हें पढ़ाने के लिए मुंह मांगे पैसे देने तक को भी तैयार थी। मैं तो उनका बेटा भी नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ ने मुझे सफोकेट फील करने पर मजबूर कर दिया। सोल्बी ने पूछा, फिर? हांजू ने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाना तो नहीं चाहता था पर सांस लेने में मदद तो कर सकता था। इस पर सोल्बी ने पूछा, तो क्या इसलिए तुमने मुझे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का पूछा था? हांजुन हाँ में सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ पढ़ने लगा मैं समझ गया कि तुम लीगल माइंड के साथ ही पैदा हुई हो। अगर स्कूल का हेड मैं होता तो उन पेपर्स के बिना भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। फिर वो उसे प्लेजराइजिंग वाली बात सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज करता है, ये बोलते हुए कि मेरी नजर में तुम वो हो जो ये सब फेस कर सकती हो, इसलिए आगे बढ़ो, जो तुमने किया है वो एडमिट करो और आशा करो कि सब अच्छा जाए। यही सब सोचकर सोल्बी सोच की दरिया में डूब जाती है। उधर ये दोनों कोर्ट की ओर जा रहे होते हैं जहाँ प्रोफेसर यांग मुस्कुराते हैं। जी हाँ, अपने यांग क्रेड्स मुस्कुरा रहे हैं। कोई मिराकल विराकल नहीं है, वो जो थोड़ा सा ड्रग इनके शरीर में गया था ना, उसी का असर है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हांजुन हैरानी से उन्हें देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आप मुस्कुरा भी सकते हैं। जो सुनकर यांग क्रेड्स भी लाइक, ये जरूर उस नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का असर है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हाँ कितना डरावना है। फिर हांजुन ने ली मैन हो के साथ वाले आदमी के बारे में जो भी कुछ पता किया था वो प्रोफेसर यांग को बताने लगता है, जिसमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम चॉय जे च्योल है और वो एंकलेट मैन्युफैक्चर में काम करता है। यही कारण है कि वो बहुत इजीली किसी का भी एंकलेट खोल सकता है। एक बार वो एम्बेजलमेंट के केस में जेल गया था, वहीं उसकी मुलाकात ली मैन हो से हुई थी जो उस वक्त वहाँ अपनी सजा काट रहा था। वेल, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, यानी कि मान लीजिए किसी काम के लिए किसी को पैसा दिया गया, फॉर एग्जाम्पल रोड बनाने का किसी को ठेका दिया गया और उसी के लिए उसे पैसे भी दिए गए, बट उसने वो पैसे रोड बनाने में लगाने से ज्यादा गपत गोल कर लिया। इसे ही कहते हैं गबन करना, यानी कि एम्बेजलमेंट। एनीवेज, दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी बोगी कोर्ट से बाहर आता है जो बताता है कि जूरी डिस्कशन हो चुका है। फिर सब लोग कोर्ट रूम पहुंचते हैं। सोले अपने साथ ब्योल को भी ले आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर अदालत का फैसला। जूरी ने इस केस को सेल्फ डिफेंस डिक्लेयर किया है।
उधर जब एमएलए को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत योंग चैन को किसी रूरल एरिया के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को बोलते हैं ताकि रिपोर्टर्स उसे ना ढूंढ सके। असिस्टेंट बताता है कि बैड फार्मा का भी फैसला आ चुका है, जो कि वेबसाइट लेडी के हक में ही आया है, एंड ऑल थैंक्स टू एमएलए का उस केस को सपोर्ट करना। इसलिए योंग चैन के केस की न्यूज से ज्यादा बैड फार्मा वाली न्यूज वायरल हो रही है। यही सब बातें करते हुए अपने सभी दिग्गज दोनों केस के जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जो बाय द वे अपनी डीन साहिबा ने दिया है। पर सोले बीच में ही उठकर चली जाती है। मगर क्यों? नहीं बताऊंगा। सेलिब्रेशन में अपने यंगस्टर्स नहीं होते, इसलिए डीन साहिबा पूछती है कि वो कहाँ हैं, जिससे प्रोफेसर किम बोलती है कि शायद वो किसी से कैचअप करने में लगे होंगे, जो बात सही भी है क्योंकि इस वक्त अपने यंग ग्रेड्स प्रोसिक्यूटर बे से बातें करने में लगे हैं, जो बोल रही है, जूरी ट्रायल का मेरा परफेक्ट विनिंग रेट तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पर फिर भी आज की रात इतनी रिफ्रेशिंग क्यों लग रही है? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम अपने स्टूडेंट से इतना प्यार करते हो। तुमने डिफेंस काउंसिल का रिक्वेस्ट किया और केस भी जीत लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इस केस को जूरी ट्रायल में इसलिए बदला ना क्योंकि तुम्हें पता था कि ये केस मुझे ही मिलेगा, और तुम्हें ये भी पता था कि मैं प्रोसिक्यूटर जिन को उनका इगड़म तिगड़म नहीं करने दूंगी, है ना? वैसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी अपील तभी प्रोफेसर यांग उनके सामने खड़े होकर बोलते हैं, बे शिम वॉन, एंड लुक्स लाइक कि ये अभी भी नशे में ही हैं। एनीवेज, उनके मुंह से खुद का नाम सुनकर वो भी इतने प्यार से प्रोसिक्यूटर बे की तो बोलती ही बंद हो जाती है। प्रोफेसर यांग आगे बोलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम अपील नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये वेस्ट है, अपील करने के राइट्स का गलत इस्तेमाल है। प्रोसिक्यूटर बे मुस्कुरा कर बोलती है, सही कहा, योंग चैन सच में बहुत घटिया है, लेकिन अगर योंग चैन अपील की मांग करेगा तो उसे नकारने की मुझ में हिम्मत नहीं है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, लेकिन जिस बे सिम वॉन को मैं जानता हूँ उसमें इतनी हिम्मत है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, अच्छा, और फिर भी तुमने इतनी कूल लेडी को रिजेक्ट कर दिया? तभी कार के हॉर्न की आवाज आती है और एक आदमी वहां से हाथ हिलाता है। प्रोसिक्यूटर बे बोलती है, वेल उस वजह से कोई और लकी हो गया। तुमने जो मेरा रेपुटेशन खराब किया है, मैं उसका बदला तो जरूर लूंगी। चलो फिर मिलते हैं, बाय कहकर वो चली जाती है। तभी हांजुन का मैसेज आता है, आप नहीं आ रहे हैं क्या? उधर अपनी क्लमजी उदास बैठी होती है। तभी प्रोफेसर किम उसके पास आती है। सोले बोलती है, आपको क्या लगता है, क्या वह एमएलए सच में बैड फार्मा को निर्दोष साबित करवाना चाहता था? क्या वो सच में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था जो इस तरह के डेफेमेशन को एबॉलिश कर सके? प्रोफेसर किम बोलती है, मुझे नहीं लगता, तुमने उसके साथ उसके ऑफिस में काम किया है, तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली पॉलिसी पर विश्वास रखता है। सोले बोलती है, और फिर भी आपने उसका काम बनाने में उसकी मदद की। प्रोफेसर किम बोलती है, मैं डेस्परेट थी। तुमने भी तो अपने ब्लडी नोज के साथ लिखा था ना कि उस वेबसाइट लेडी ने वैसा अपने डेस्परेशन की वजह से किया, क्योंकि वहां पर बात बच्चों की सर्वाइवल की थी, तो मैंने भी उनके सर्वाइवल में हिस्सा ले लिया। वैसे मैंने ही उसे लीमैन हो एक्ट का बिल भी दिया था। वो जूरी कमेटी का बहुत खास मेंबर था, उसके अलावा और कोई उसे पास नहीं करवा सकता था। सोले बोलती है, वो बिल? प्रोफेसर किम बोलती है, वो कांगदान थी ना? प्रोफेसर यांग ने मुझे बताया था कि हांगकुक लॉ की एक स्टूडेंट ने वो बिल प्रपोज किया था। वेल 5 साल पहले जब ये सब हुआ था, उस वक्त प्रोफेसर किम हांगकुक लॉ में नहीं पढ़ाती थी, इसलिए ना ही इन्होंने कांगदान को देखा है और ना ही इन्हें उसके बारे में कुछ पता है। एनीवेज, सोले उन्हें बता देती है कि कांगदान उसकी बहन है, जो सुनकर प्रोफेसर किम हैरान हो जाती है। सोले उन्हें ये भी बताती है कि कांगदान ने अनाथालय में वॉलंटियर किया था, जहां उसने ली मैन हो के बेटे से दोस्ती भी की थी। इस पर प्रोफेसर किम बोलती है, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें वो बिल देकर एमएलए के पास भेजा, जो सुनकर अपनी सोले कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जिन रिपोर्टर चॉय से खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार मैं तुम और बोतल पर चर्चा कर रहे होते हैं। मेरा मतलब है कि ड्रिंक करते और कराते हुए वो रिपोर्टर चॉय को अपना बयान वापस लेने को बोल रहे होते हैं, ये बोलते हुए कि रिपोर्टर चॉय को इस तरह से उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसे वो धोखा दे रहे हैं वो प्रोसिक्यूटर जिन नहीं कोई और हैं। पर इससे पहले कि वो उसका नाम बता पाते, प्रोफेसर यांग का कॉल आ जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि असली खूनी पकड़ा गया। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन रूम पहुंचते हैं, जहाँ डिटेक्टिव जुंग ऑलरेडी ली मैन हो से पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि जे चियोल ने भी एडमिट कर दिया है कि ली मैन हो ने ही प्रोफेसर सीओ का खून किया है। पर ली मैन हो उन्हें कुछ नहीं बताता और प्रोसिक्यूटर जिन से भी बोलता है कि वो तभी कुछ बोलेगा जब उसका वकील आ जाएगा।
पहली तरफ सेलिब्रेशन खत्म कर लेने के बाद सब लोग लौट रहे होते हैं। तभी हांजुन को प्रोफेसर यांग का रिप्लाई आता है, मेरा नशा पूरी तरह से उतर गया है, मैं घर चला आया। फिर हांजुन सबको बता देता है कि असली खूनी पकड़ा गया और वो कोई और नहीं बल्कि ली मैन हो है। फिर क्या था, सब लोग मिलकर ली मैन हो को गालियां देने लगते हैं, स्पेशली सोले। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां की। अब जब सब सही हो गया है तो हमारे धुरंधर बहुत खुश है। येसियोल बोलती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। सोले बोलती है, क्यों, तुमने तो कहा था कि घर पर कोई नहीं है। मेरी रूममेट अपने घर गई है, चलो आज मेरे साथ रुक जाना। तभी हांजुन बोलता है, वो घर चली गई। सोले उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, क्यों, तुम्हें चिंता हो रही है। लेकिन ये बम उसे चिढ़ाने लगता है कोई जल रहा है। चुप करे मैनेजर। उधर सोल भी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो अपना प्लेजरिज्म कबूल करने वाली है, जो सुनकर उसकी माँ आलाप विलाप करते हुए उसे मना करने लगती है। पर सोल भी कहती है कि उसे ये करना ही होगा क्योंकि प्रोफेसर यांग ने सिर्फ हांजुन की वजह से उसे टाइम दिया है। फिर उसकी माँ 22 दिन के सामने विलाप करने लगती है, लेकिन अब इनके विलाप करने का कोई फायदा है ना, नको बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ सोले अपनी माँ को कॉल करती है और ली मैन हो के अरेस्ट होने के बारे में बताती है। फिर वो पूछने लगती है कि आखिर जूरर्स, खासकर वो कानूनी आदमी, सेल्फ डिफेंस के लिए माना कैसे। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कोई भी जूरर जूरी डिस्कशन की बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इट्स अ रूल। इसलिए वो माँ को बताने से मना कर देती है। पर अपनी क्लमजी की माँ तो उससे भी ज्यादा तेज, तो वो नींद में होने का एक्टिंग करते हुए क्लमजी को सब कुछ बताने लगती है, क्योंकि नींद में आदमी क्या बड़बड़ाता है उसे वो थोड़ी याद रहता है और इसके लिए कोई उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता। तो हुआ ये था कि उस वक्त सारे जूरर्स तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्या फैसला लिया जाए। तभी सोले की माँ सोने का एक्टिंग करते हुए बड़बड़ाती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। जो सुनकर उन्हें सोले की बात याद आती है जिसने कहा था इसमें डिफेंडेंट येसियोल की गलती नहीं थी। उसने वकील पाक की हेल्प से उन्हें एक एग्जाम्पल दिखाया था जिसमें वकील पाक हमलावर बनकर सोले पर हमला करते हैं और खुद को डिफेंड करने के लिए सोले उनका चाकू नीचे गिरवा देती है। स्टॉप! ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जब योंगजन अपने गिरे हुए फोन को उठाने जा रहा था। प्रोसिक्यूटर, आपने कहा कि फोन गिरने पर येसियोल का सेल्फ डिफेंस खत्म हो गया, पर क्या ऐसा सच में हुआ था? अगर अभी ये चाकू उठा ले तो मेरे खिलाफ इनका क्राइम कंटिन्यू हो जाएगा और इस डर से खुद को बचाने के लिए मैं ऐसा ही करूंगी। इसने तो सच में मुझे लात मार दिया। फिर वो चाकू उठाकर बोलती है, आपको नहीं लगता कि अब मेरा सेल्फ डिफेंस खत्म होना चाहिए, ना कि उस वक्त जब खुद पर हमला होने से रोकने के लिए मैंने उन्हें चाकू उठाने से रोका? ये सब याद आते ही कानूनी आदमी के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल आ जाती है और वो सेल्फ डिफेंस को अपना वोट देते हैं, जिनके साथ साथ बाकी जूरर्स भी अपनी अपनी सहमति दे देते हैं। और इसी के साथ अपनी चालाक अम्मा की नींद में बड़बड़ाने की ट्रिक कामयाब। ये अम्मा जी ना मस्त एकदम, क्या बताऊं, जलवा है हमारा। तीसरी तरफ अपने दोनों धुरंधर सोने की तैयारी में होते हैं, पर जी हो अभी भी प्रोसिक्यूटर जिन की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। हांजुन पूछता है क्या हुआ। जी उसे बताने लगता है जो भी प्रोसिक्यूटर जिन ने उससे कहा था, पर अपना एरोगेंट बाबा इतना थक चुका था कि उसकी पूरी बातें सुनने से पहले ही वो सो जाता है। प्रोसिक्यूटर जिन एमएलए को बताते हैं कि ली मैन हो ही असली खूनी है, ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि आज ही अपने एरोगेंट बाबा और लॉलीपॉप गाय ने ली मैन हो के खिलाफ सारे सबूत उनके सामने पेश किए थे, शूज के सोल्स, वो फोटोज और वो सिरिंज। इस पर एमएलए बताते हैं कि उन्होंने ली मैन हो की अरेस्ट होने वाली बात मीडिया तक जाने से रोक दी है और प्रोसिक्यूटर जिनको एडवाइस देते हैं कि जे चॉल यानी कि वो एंकलेट मैन्युफैक्चरर जिसे ली मैन हो ने अधमरा करके मारा था, उसे जाकर मिले और ऐसा दर्शाएं कि ली मैन हो को प्रोसिक्यूटर जिन ने पकड़ा है। एमएलए उन्हें ये आइडिया भी देते हैं कि ये एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्टर चॉय को देकर वो उन्हें अपने बयान से मुकरने पर मजबूर भी कर सकते हैं। फिर क्या था, अगले दिन वही होता है और रिपोर्टर चॉय अपने बयान से मुकर जाते हैं। जीहू प्रोफेसर यांग को बताता है कि रिपोर्टर चॉय अब उसके कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे। अब जब न्यूज हाईलाइट हो चुकी है कि असली खूनी ली मैन हो है, तो जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जो प्रोफेसर यांग केस में पूरी तरह से पिस गए और जो असली खूनी है उसका दूर दूर तक नाम भी नहीं आया। प्रोफेसर यांग बताते हैं कि प्रोसिक्यूटर जिन सारा ब्लेम पुलिस पर डालने के फिराक में है कि पुलिस की गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये सब हुआ। उसके बाद कॉल पर जीहू सारी बात हांजुन को बताता है,
जिस पर हांजुन उसे बताता है कि अब पुलिस भी पछता रही है कि उन्हें प्रोसिक्यूटर जिन की बातों में ना आकर सही से केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। जीहू बोलता है वो डिटेक्टिव जुंग और डिटेक्टिव ओ से मिलने जा रहा है। इस बात पर हांजुन उसे गुड लक करता है। दोनों की बात खत्म हो जाने के बाद जीहू रिपोर्टर किम से टकरा जाता है, जो प्रोफेसर यांग का इंटरव्यू लेने के लिए लॉ स्कूल पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ली मैन हो का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, जिसमें पता चलता है कि जब ली मैन हो प्रोफेसर सियो का खून कर रहा था, उस वक्त जे च्योल ही उसका एंकलेट पहनकर इधर उधर घूम रहा था। ली मैन हो किसी को भी कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है और जे च्योल से बात करने की डिमांड करता है। बट सरप्राइजिंगली जे च्योल का रिप्रेजेंटेटर बनकर अटॉर्नी सॉन्ग वहाँ आ जाते हैं। वेट अ मिनट, ये तो एमएलए के लिए काम करते हैं ना? तो फिर जे च्योल के रिप्रेजेंटेटर बनकर क्यों आए हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब जब रिपोर्टर चॉ ने अपना बयान वापस ले लिया है, तो जीहू दोनों डिटेक्टिव को प्रोसिक्यूटर जिन के खिलाफ बयान देने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। कॉज प्रोसिक्यूटर जिन ने प्रोफेसर यांग का भी न्यूज तो लीक किया था ना, और इन दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उस केस का इन्वेस्टिगेशन तो यही दोनों कर रहे हैं ना। बट ये दोनों प्रोसिक्यूटर जिन के खिलाफ बयान देने से मना कर रहे होते हैं। कॉज व्हाई नॉट? भले ही गलत इन्वेस्टिगेशन का सारा इल्जाम प्रोसिक्यूटर जिन इन दोनों के मत्थे मरना चाह रहे हैं, पर ये दोनों इतने बेवकूफ थोड़ी है कि उस वजह से ये एक हाई क्लास प्रोसिक्यूटर से पंगा ले लें। भले ही दोनों प्रोसिक्यूटर जिनके पीठ पीछे उन्हें भर भर कर गालियां दे दें, पर उनसे पंगा नहीं ले सकते यार। उनसे पंगा लेने का मतलब है अपनी शामत बुलाना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जीहू उन्हें बताता है कि कैसे प्रोसिक्यूटर जिनके न्यूज लीक करने की वजह से उसके पापा ने आत्महत्या कर ली, और दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वो बयान दे दें। बट इन दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि ये दोनों अभी भी कन्विंस हुए हैं, स्पेशली डिटेक्टिव जुंग। तभी डिटेक्टिव ओ को अपने यांगलेट्स का एक मैसेज आता है। वो डिटेक्टिव जुंग को वो दिखाते हैं। जीहू की मदद करना ही मुझसे माफी मांगने का सही तरीका है। तीसरी तरफ सोले एमएलए के ऑफिस में अपना इंटर्नशिप करने पहुंचती है, जहां फिलहाल अभी कोई नजर नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है, जहां एमएलए अपने एक हेड सपोर्टर के साथ खड़े होते हैं और उनके हाथ में एक खिलौना होता है। तभी एमएलए का असिस्टेंट वहां आता है, जिससे वो इन्फॉर्म करती है कि सोल्बी किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, तो उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इस पर असिस्टेंट बोलता है कि अब सोल्बी क्या, सोले को भी आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को इंटर्नशिप से निकाल दिया गया है। चौथी तरफ सोल्बी डीन साहिबा और प्रोफेसर किम के पास जाकर अपना प्लेजरिज्म कबूल कर लेती है। प्रोफेसर किम पूछती है कि अचानक से उसने अपना मन बदलकर सच बताने का क्यों डिसाइड किया। इस पर सोल्बी उन्हें बता देती है कि हांजुन ने पेपर लिखने में प्रोफेसर सियो की मदद की थी, और बोलती है इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे लॉ स्कूल से बाहर ना निकाला जाए। डीन साहिबा उससे वाइस डीन के बारे में पूछती है। सोल्बी बोलती है मैंने इस बारे में उन्हें कल ही बता दिया, वो फिर से रिजाइन करने के चक्कर में थे, इसलिए मुझे उन्हें रोकना पड़ा। प्रोफेसर किम बोलती है पर तुम्हारे चेहरे पर आत्मग्लानि बिल्कुल नहीं दिख रही, तुम्हें अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। इस पर सोल्बी बोलती है माफ कीजिएगा प्रोफेसर, पर आत्मग्लानि वाले चेहरे के साथ मैं और बेशर्म दिखूंगी। दूसरी तरफ ये दोनों अकेले में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ अटॉर्नी सॉन्ग किसी को फोन लगाकर ली मैन हो को थमाते हैं। वो उस आदमी से बात करने लगता है, एंड आई गेस ये वही आदमी है जिसके लिए ली मैन हो काम करता है। बातों से पता चलता है कि उस आदमी ने जे च्योल का रिप्रेजेंटेटर तो अटॉर्नी सॉन्ग को बना दिया, पर ली मैन हो के लिए कोई भी वकील हायर नहीं किया। ली मैन हो बोलता है आपने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था, पर वो उसकी बात सुनता भी नहीं और उधर से कॉल काट देता है। अपना लॉलीपॉप गाय ये बम बाहर से अपने कान लगाकर बड़ी शिद्दत से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि इसे कुछ गॉसिप मिल सके और ये आओ बहनों चुगली करें खेल सके। बट अपना एरोगेंट बाबा उसे ये चुगलखोर आंटी वाली हरकत नहीं करने देता। तभी दूसरे रूम से दोनों डिटेक्टिव निकलते हैं, जो प्रोसिक्यूटर जिनके खिलाफ बयान देकर ही आ रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और चले जाते हैं। उसी दौरान अटॉर्नी सॉन्ग भी वहाँ से चले जाते हैं, और ठीक उसी वक्त प्रोसिक्यूटर जिन भी वापस लौटते हैं, जो फिर से ली मैन हो से सवाल करते हैं। ली मैन हो बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मुझे अपने लिए वकील तो ढूंढने दीजिए। जाते जाते वो हांजुन से बोलता है एक चीज है जो मेरे कन्फेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़के से वो छूट कैसे गया।